आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में। किस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, किसका कौन सा नाम है और इन सब का सिंबल क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसको कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या फिर इन सब के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर आप इन सब के बारे में जानना नहीं चाहते हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रखा हुआ है और हर एक को मैंने एक ग्रुप में रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किसको हम क्या बोलते हैं और किसका फंक्शन क्या है, किसको कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कुछ रजिस्टर, यहाँ पर है कैपेसिटर और डायोड, एलईडी वगैरह, और यहाँ पर है कुछ आइस, ठीक है, और बोजर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे कंपोनेंट है। मैं आज आपको सबके बारे में बताऊंगा और उनका फंक्शन भी बताऊंगा। पहले हम रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ इन रजिस्टर के बारे में। इसे हम कहते हैं फिक्स्ड फिल्म रजिस्टर। ठीक है, इसे हम फिल्म रजिस्टर कहते हैं और इसका जो वैल्यू है ये इसके कलर कोड के हिसाब से हम इसको पता लगाते हैं। तो जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये है 10 ohms का और है 1 वाट का, और उससे थोड़ा छोटा आप देख रहे हो ये है 100 किलो ohms का, और ये है हाफ वाट का, और ये होता है 1 किलो ohms का, और इसे कहते हैं क्वार्टर वाट का। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसे हम कलर कोड के हिसाब से मालूम करते हैं। तो कलर कोड के बारे में अपने दूसरे वीडियो में बात करूँगा, जो कि एक सेपरेट वीडियो आएगा पूरे रजिस्टेंस के ऊपर कि कहाँ पर हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का जो वीडियो है यहाँ पर सिर्फ बेसिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस रजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये होता है रजिस्टेंस का एक सिंबल। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड रजिस्टर। और अगर हम बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टेंस की तो ये होता है वेरिएबल रजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं प्रीसेट की तो प्रीसेट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, प्रीसेट को या फिर पोटेंशियोमीटर। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये हम यूज करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, और कहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी के हिसाब से हमें इसका वाटेज को भी कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। तो यह है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं प्रीसेट। ठीक है, इसका आप देख सकते हो 3 टर्मिनल है, ये दोनों है इसका फिक्स्ड पॉइंट, और ये जो बीच वाला आप देख रहे हो यह वेरिएबल। इसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम अगर इसको घुमाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी होगा, और इसका जो सिंबल है ये कुछ इस तरह का होता है, इसे हम कहते हैं प्रीसेट। ठीक है, और ये होता है एक पोटेंशियोमीटर। इसे आप देखोगे एम्पलीफायर वगैरह में वॉल्यूम की तरह काम करता है। आप इसको रेजिस्टेंस कम या बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रीसेट छोटा वाला, और इसकी जगह आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसकी जगह आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू आप देख सकते हो हम लिखा हुआ है 10K का। तो इसका भी सिंबल कुछ इस तरह का होता है। तो अभी बात करते हैं, ये भी एक है हमारा प्रीसेट, और इसका जो वैल्यू है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है 104, यानी कि ये होता है हमारा 100K का। ठीक है, ये इसका भी उसी तरह 3 टर्मिनल होता है, 2 है फिक्स और एक होता है वेरिएबल, और इसका भी हम रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए यूज करते हैं। और अब बात करते हैं, यह है एक LDR यानी कि लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। ये होता है LDR का सिंबल, और इसे हम बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लाइट, अगर लाइट ज़्यादा होता है या फिर कम होता है तो उसी के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो
इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अभी जानते हैं इसके बारे में। ये भी एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसका जो नेम है वो होता है ट्रिम पोर्ट, या फिर आप इसको ट्रिमर भी बोल सकते हो। इसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ये भी एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये भी एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका जो आउटपुट, जो रेजिस्टेंस का आउटपुट है इस एकदम से सटीक होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम रेजिस्टेंस को थोड़ा कम ज़्यादा करें तो थोड़ा सा एरर आता है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस आउटपुट आता है वो एकदम से सटीक से आता है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 4 तरह का कैपेसिटर लिया हुआ है, जैसे कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर, मतलब कि इसका जो 2 टर्मिनल आप देख रहे हो इसका कुछ पोलरिटी होता है। ठीक है, ये होता है इसका पॉजिटिव और ये होता है इसका नेगेटिव। जो बड़ा वाला पिन आप देख रहे हो ये इसका पॉजिटिव है, और जो छोटा वाला दिख रहा है ये होता है नेगेटिव। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये होता है नेगेटिव का, और इधर का जो है ये है पॉजिटिव का। और इसका जो वैल्यू होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ आता है, जैसे लिखा हुआ है 1000 माइक्रोफैराड एंड 25 वोल्ट। इसका जो रेटिंग होता है वो आता है माइक्रोफैराड का, इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैराड का। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर आता है ये माइक्रोफैराड का आता है। और यहाँ पर जो 25 वोल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अगर आप एक 12 वोल्ट का सर्किट ले रहे हो, अगर आप इसको 12 वोल्ट सर्किट में यूज़ करोगे, सर्किट में जितना भी वोल्टेज होगा उसी से डबल का आपको कैपेसिटर लेना होगा। ठीक है, अगर आप उससे कम का कैपेसिटर लोगे तो ये जो कैपेसिटर है ये ब्लस्ट करेगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो आप सर्किट में जितना भी वोल्टेज यूज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा का कैपेसिटर आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो उसी तरह मेरे पास और भी एक कैपेसिटर है, इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 220 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर होता है इसे हम फिल्टर की जगह यूज करते हैं, जैसे कि एसी को डीसी में जहाँ पर कन्वर्ट होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं। जो कैपेसिटर होता है ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। इसको हम एम्पलीफायर वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर में हमें अल्टरनेटिव क्वांटिटी का सिग्नल मिलता है। कैपेसिटर होता है इसको हम मैक्सिमम 500 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सर्किट में वोल्टेज 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम किसी तरह का भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम सिर्फ 500 वोल्टेज के अंदर ही यूज कर सकते हैं। सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये होता है इसका पॉजिटिव और होता है इसको नेगेटिव। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दूसरे कैपेसिटर के बारे में। तो दूसरा जो कैपेसिटर है इसे हम कहते हैं सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह का सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर है। ये होता है लो वोल्टेज के लिए, ये होता है हाई वोल्टेज के लिए, सम वोल्टेज के लिए, ये 1000 वोल्ट के लिए। ठीक है, और इन सब का जो रेटिंग होता है वो भी फैराडे में होता है, और ये जिप्सम माइक्रो फैराडे से 1 फैराडे तक इसका वैल्यू आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है 224, यानी कि इसका एक कोड है 224, इस कैपेसिटर का कोड है। अगर इसका असली वैल्यू निकालना होगा तो उसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है, उसके बाद इसका जो वैल्यू है वो निकलता है। और वो जो कैलकुलेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, जब हम कैपेसिटर के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर होता है इसे हम यूज करते हैं जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी होता है, और तो जहाँ पर हाई वोल्टेज होता है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं एसी में। आपने ये जो कैपेसिटर देखा इसे हम यूज करते हैं डीसी सर्किट में, और इसको हम यूज करते हैं एसी सर्किट में। ठीक है, और ये होता है हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पर होता है वहाँ पर ये अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी में वर्क नहीं करता है। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और इसका कोई भी पोलैरिटी नहीं होता है। आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, इसी की वजह से हम इसको एसी में यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस वाले कैपेसिटर की। ये जो कैपेसिटर है इसको हम बोलते हैं फिल्म कैपेसिटर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 3 तरह का आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं ये होता है फिल्म कैपेसिटर। ठीक है, इसे भी हम हाई फ्रिक्वेंसी की जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, और ये भी हाई वोल्टेज पर ही यूज होता है।
और इसका भी जो सिंबल है वो कुछ इसी तरह का ही होता है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है, फिल्म कैपेसिटर, इसको हम प्लास्टिक कैपेसिटर के नाम पर भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज होता है पॉलीस्टीरीन और पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है इन सब को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसको फिल्म कैपेसिटर बोलते हैं या फिर हम इसको प्लास्टिक कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो अभी हम दूसरे कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो इसका नाम होता है माइका कैपेसिटर। ठीक है, माइका जो कि अच्छा इंसुलेटर होता है, तो ये जो कैपेसिटर ये माइका मटेरियल से बना हुआ होता है और इससे भी हम हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पर होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो कुछ कैपेसिटर में वैल्यू लिखा हुआ होता है और कुछ में कुछ कोड लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 0.33 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है ये। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ कलर दिया हुआ है, जैसे कि रेजिस्टेंस का कलर कोड आता है, उसी तरह इस कैपेसिटर का भी कलर कोड आता है, जो कि मैं आपको जब कैपेसिटर का अलग सा वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कैसे हम कैपेसिटर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है हम कोड के हिसाब से जान सकते हैं इसका वैल्यू कितना है और ये कितने माइक्रोफैराड का है। ठीक है, और इसका भी जो सिंबल है वो भी इसी तरह ही है। ये भी एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, इसको हम एसी में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर के बारे में हमने कुछ बेसिक नॉलेज पा लिया है। तो अभी हम दूसरे कंपोनेंट को चलते हैं। अभी हम बात करते हैं डायोड के बारे में। ये जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पर इन सबको हम बोलते हैं डायोड। नॉर्मल इन सब का नाम होता है डायोड और उसके बाद हम इसका नेमिंग कुछ और करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल डायोड के बारे में, जो कि कुछ ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यही कुछ डायोड है। ये होता है छोटा वाला जो कि 1 एम्पेयर का और ये होता है 6 एम्पेयर का जो बड़ा वाला आप देख रहे हो। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1N4007 का और इसका होता है 5402 का। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का जो साइड है इसे हम बोलते हैं एनोड और ये इस साइड को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अगर हम इस साइड में पॉजिटिव देंगे और इस साइड में नेगेटिव देंगे तो ये जो डायोड है ये वर्क करेगा। अगर हम इस साइड में नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव देंगे तो ये डायोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो डायोड काम कहाँ पर आता है, एक रेक्टिफायर बनाने के लिए हम इस डायोड का यूज करते हैं। और अगर कहीं पर हमें रिटर्न वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, अगर हम चाहते हैं कि एक सर्किट में वोल्टेज सिर्फ अंदर जाए सर्किट के अंदर और सर्किट से बाहर ना आए, तो वहाँ पर हम इस डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, और इस डायोड के सर्किट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, कैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, कैसे हम इसको रिवर्स बायस करते हैं। तो ये तो हमारा कुछ नॉर्मल डायोड, और इस डायोड का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो ये जो आप जो लाइन देख रहे हो ये इसका ये जो व्हाइट कलर का लाइन जो लगा हुआ है ये वाला लाइन, और जो ब्लैक कलर का है ये वाला साइड एनोड का है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दूसरा डायोड की, जिसे हम बोलते हैं जेनो डायोड। ठीक है, ये है एक जेनो डायोड। तो जिस तरह वो जो डायोड होता है उसका कुछ नंबर होता है, जैसे कि 1N4007 1N5402 का, तो उसी तरह ये जो जेनो डायोड होता है इसमें कुछ वोल्टेज का रेटिंग होता है। ठीक है, इसे हम यूज कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए। डायोड आप देख रहे हो ये 5.6 वोल्ट का एक जेनो डायोड है। ये जो ब्लैक कलर का आप इस साइड देख रहे हो ये उसका कैथोड, ये इसका एनोड, मतलब कि ये है इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। और उसी तरह ये डायोड आप देख सकते हो, इसका ऊपर का जो होता है ऊपर का ग्लास होता है। ठीक है, और ये डायोड है 1N4148 का, ये भी एक जेनो डायोड है। और ये जो ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हो ये इसका कैथोड, ये इसका एनोड, और इसका सिंबल भी कुछ इसी की तरह ही होता है, लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जेनर डायोड, और इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी बेसिकली यूज करते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे डायोड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एलईडी। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसका नाम भी डायोड है, लेकिन ये क्या करता है, ये लाइट को बाहर निकालता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, और इसका भी आप देख सकते हो इसका 2 टर्मिनल होता है। ये जो बड़ा वाला टर्मिनल आप देख रहे हो ये इसका पॉजिटिव यानी एनोड, और जो नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं कैथोड। छोटा वाला इसको हम नेगेटिव बोलते हैं और कैथोड बोलते हैं। अगर आपको दोनों टर्मिनल सेम मिलता है तो आप इसके एलईडी के अंदर से भी जान सकते हो। ये जो छोटा मेटल पीस आप देख रहे हो इससे हम पॉजिटिव साइड लेते हैं,
और ये जो बड़ा वाला मेटल साइड है इसे हम नेगेटिव लेते हैं। और ये है 5 mm का LED है, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट LED है और ये इसको जब हम पावर सप्लाई देंगे तो इसमें से कुछ कलर बाहर निकलेगा। और इसका जो वर्किंग है मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका वर्किंग है और इसको कैसे हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस सर्किट को हम इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं और भी लाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो LED है ये 1.5 वोल्ट से चलता है। अगर 1.5 वोल्ट से ज़्यादा अगर 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट होता है तो ये जो LED है ये डैमेज हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल कुछ उसी तरह का होता है, उसी डायोड की तरह, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे कि ये हो गया हमारा डायोड, ये लाइट एमिटिंग करता है तो 2 एरो बाहर की तरह निकलता है, इसे हम बोलते हैं LED। ये होता है इसका एनोड, ये हो गया इसका कैथोड, ठीक है। तो अभी दूसरे LED के बारे में बात करते हैं। यह होता है IR LED। पहले मैंने आपको बताया वो था नॉर्मल LED का। अभी ये जो बात कर रहा हूँ ये IR LED, जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड LED। ये एक इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है और इसका भी सिंबल नॉर्मल LED की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन इसे हम बोलते हैं IR LED। इसका भी उसी तरह 2 टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड का और एक होता है कैथोड का। जो बड़ा वाला होता है एनोड यानी पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है कैथोड यानी नेगेटिव। और इसका जो लाइट निकलता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। अगर आप इसको कैमरे में देखोगे तो कुछ वायलेट सा कलर आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप खाली आँख से देखोगे तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये ग्लो करता है लेकिन आपकी आंखों को ये दिखाई नहीं देगा। तो अभी बात करते हैं और एक LED के बारे में और एक डायोड के बारे में। इसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। ये क्या करता है, ये किसी भी एक IR रेडिएशन हो या फिर IR लाइट हो उसी को ये सेंस करता है, उसी को ये रिसीव करता है। और इसका जो सिंबल है वो उसी तरह ही नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। इससे सिंबल कुछ इसी तरह होता है। LED का सिंबल जो एरो होता है वो बाहर की ओर होता है और फोटो डायोड का जो सिंबल होता है, एरो जो होता है, ये अंदर की ओर होता है, ठीक है। ये डायोड जो होता है, ये फोटो डायोड, ये क्या करता है, IR रेडिएशन को ये रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये सर्किट को कंप्लीट करवाता है। इसको हम यूज़ करके एक फायर सेंसर बना सकते हैं या फिर IR प्रोक्सीमेट सेंसर बना सकते हैं। और इन सब के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर IR के यूज करके मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुआ है, ठीक है। और इसका भी उसी तरह 2 टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव का, एक होता है नेगेटिव का। जो बड़ा वाला होता है वो होता है एनोड का यानी कि पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है वो होता है कैथोड यानी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जो बाकी का डायोड था, जो LED था, वो लाइट को एमिट करता है, लेकिन ये वाला जो डायोड है ये लाइट को रिसीव करता है। तो उसी तरह ये भी एक LED है, इसे हम बोलते हैं SMD LED। और ये भी उसी तरह वर्क करता है, लेकिन वो छोटा है, बड़ा है और ये वर्क करता है 12 वोल्ट में। उसी तरह ये भी एक LED है, वो था 5 mm का LED, ये हो 10 mm का LED। ये जो LED है ये कोई नॉर्मल LED नहीं है, ये होता है UV लाइट, जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है, ये वही LED है, ठीक है। इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है उनके हिसाब से। और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। और इसका सिंबल भी कुछ उसी तरह ही हो। तो हमने डायोड के बारे में जान लिया। तो मैंने आपको बताया था डायोड के यूज करके हम एक रेक्टिफायर बनाते हैं। तो वो रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक सर्किट को बनाना था डायोड का यूज करके। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक रेक्टिफायर होता है, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका 4 टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव दिख रहा है और नीचे का जो नेगेटिव है, ये दोनों है पॉजिटिव आउटपुट, ये नेगेटिव आउटपुट। और यहाँ पर कुछ AC का सिंबल ये दिख रहा है और इधर की ओर भी है। मतलब कि इन दोनों साइड में आप AC इनपुट दोगे और इन दोनों साइड में आपको DC आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ये एक 1 एम्पीयर का ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर आप इन दोनों साइड में आप AC दोगे और इन दोनों साइड में आपको DC मिलेगा। ये सब जितने भी डायोड मैंने आपको बताया ये सब सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं और इसमें हम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। और जर्मेनियम का डायोड भी आता है, लेकिन वो बहुत ही
कोस्ट डायोड आता है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ट्रांजिस्टर हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। एक होता है बीजेटी, तो जो बीजेटी है इसे हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक होता है एफईटी, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एक होता है बीजेटी और एक होता है एफईटी। बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये जो बीजेटी होता है ये नॉर्मली दो तरह का होता है जो कि हम नॉर्मल सर्किट में यूज करते हैं। एक होता है आपका एनपीएन और एक होता है पीएनपी। जो एनपीएन और पीएनपी होता है ये बीजेटी में जाता है, यानी कि होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और एफईटी भी उसी तरह दो तरह का होता है। एक होता है जेएफईटी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक होता है मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना है ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एक होता है बीजेटी और एक होता है एफईटी। बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बीजेटी भी उसी तरह दो तरह का होता है, एक होता है एनपीएन का और एक होता है पीएनपी का। और जेएफईटी जो होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो मॉसफेट होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर का कुछ बेसिक नॉलेज बताऊंगा, कहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज होता है, ट्रांजिस्टर का कौन सा वाला पिन कैसे वर्क करता है, ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं बीजेटी के, जो कि है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आपको मिलता है दो तरह का ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन का और एक होता है पीएनपी का। तो बेसिकली मैं हमेशा यूज करता हूँ दो ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज करता हूँ, BC547 एंड BC557 का। ये जो BC547 होता है ये होता है एनपीएन का और एक होता है पीएनपी का। लेकिन मैं एनपीएन का यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाता हूँ जो कि मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और उन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। और ये होता है BC557 यानी कि ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक ट्रांजिस्टर का आपको 3 टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। हर एक ट्रांजिस्टर को आपको 3 टर्मिनल मिलेगा। और ये जो 3 टर्मिनल का कुछ नेम भी होता है, जैसे कि अगर आप बीजेटी की बात करो तो यहाँ पर आपको मिलता है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर आप ट्रांजिस्टर का जो लिखा हुआ होता है उसको आप अपने मुंह की तरह रखो, ठीक है। और इस साइड से आपको मिलेगा ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। उसी तरह अगर आप एनपीएन की बात करो इस पर भी आपको उसी तरह मिलेगा, एनपीएन पे भी एमिटर, बेस, कलेक्टर उसी तरह आप देख सकते हो, ठीक है। ये एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। और उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। एनपीएन का जो होता है ये करंट का, ये जो एरो होता है ये बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। और ये जो पीएनपी होता है इसका जो एरो होता है वो अंदर की ओर होता है। तो ये इसका हो गया एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो ये हो गया हमारा एनपीएन का सिंबल और ये हो गया हमारा पीएनपी का सिंबल। और ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसे हम स्विचिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है ये लो फ्रिक्वेंसी में वर्क करता है। जो बीजेटी होता है ये लगभग किलोहर्ट्ज में वर्क करता है, लेकिन अगर किलोहर्ट्ज से हमें मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी चाहिए तो यहाँ पर हम कुछ अलग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूँ तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर बेस में पॉजिटिव सप्लाई देना होता है। अगर अब मैं पीएनपी की बात करूँ तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर हमें बेस पर नेगेटिव सप्लाई देना होता है, ठीक है। आपको याद रखना होगा एनपीएन पे आपको एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई देना होता है और पीएनपी पे एक्टिवेट करने के लिए आपको नेगेटिव सप्लाई देना होता है। तो ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम अगर यहाँ पर सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है। उसी तरह अगर एनपीएन की बात करें, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव देता हूँ, एनपीएन यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये एनपीएन क्या है, हमें एमीटर पर अगर मैं नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ और कलेक्टर पे एक आउटपुट लेता हूँ नेगेटिव का,
और अगर मैं बेस पर एक पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ तो ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और जो नेगेटिव है ये एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, ये ट्रांजिस्टर एक क्लोज सर्किट बन जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि होता है हमारा FET, और FET के अंदर आता है JFET एंड MOSFET। तो बात करते हैं हम JFET। तो ये जो आप सामने देख रहे हो इसे हम बोलते हैं JFET, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका भी उसी तरह 3 टर्मिनल होता है जैसे कि ट्रांजिस्टर का होता है, लेकिन ये जो JFET होता है ये भी 2 तरह का होता है। ये जो JFET होता है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है N चैनल और एक होता है हमारा P चैनल। जैसे कि BJT की बात कर रहे थे, यह होता है NPN और PNP। उसी तरह JFET होता है एक N चैनल और एक होता है P चैनल। ठीक है, तो इस N चैनल वाले JFET को एक्टिवेट करने के लिए, ऑन करवाने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा पॉजिटिव सप्लाई, और जो P चैनल को एक्टिवेट करने के लिए आपको नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इसका भी उसी तरह 3 टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का। BJT में भी मैंने आपको बताया था, जो कि होता है एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो उसी तरह इसका भी होता है ड्रेन, गेट एंड सोर्स। तो इसका जो ड्रेन और गेट और सोर्स वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा एक लीड यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसी के पास जो टर्मिनल होता है उससे हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, इसी के पास जो टर्मिनल होता है उससे हम बोलते हैं सोर्स, और उसके बाद जो आता है ये होता है गेट और ये होता है इसका ड्रेन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा निकला हुआ है, इसी के पास जो टर्मिनल होता है वो होता है इसका सोर्स वाला टर्मिनल है। और उसके बाद में जो आता है इसे हम बोलते हैं गेट। जैसे कि ट्रांजिस्टर में होता है, जैसे कि BJT में होता है बेस, उसी तरह इसका होता है गेट। ठीक है, और इसका यह आ गया हमारा ड्रेन। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें गेट सप्लाई देना होगा। अगर मैं गेट में कुछ सप्लाई देता हूँ तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो JFET होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी में वर्क करता है, जैसे कि मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में ये वर्क करता है, और इसका जो करंट कैपेसिटी है वो भी BJT से बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों ये जो JFET होता है इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, बहुत ही आसान होता है JFET का सिंबल, इतना ही मुश्किल नहीं होता है। जो N चैनल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और जो P चैनल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। N चैनल का जो एरो होता है वो अंदर की ओर होता है, और P चैनल का जो एरो होता है वो बाहर की ओर होता है। और ये होता है इसका गेट, ये होता है इसका ड्रेन, ये हो गया इसका सोर्स। उसी तरह इसका भी ये हो गया इसका गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे ट्रांजिस्टर के बारे में, जो कि आता है MOSFET में। और MOSFET भी उसी तरह 2 तरह का होता है, एक होता है N चैनल और एक होता है P चैनल। ठीक है, तो ये MOSFET 2 तरह का होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह का MOSFET है, एक है N चैनल का और एक होता है P चैनल का। तो इसका भी उसी तरह होता है गेट एंड ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, और इसका जो सिंबल है ये थोड़ा सा अलग होता है JFET से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सिंबल कैसे होता है। जैसे ट्रांजिस्टर एक सर्कल के अंदर होता है, उसी तरह MOSFET भी एक सर्कल के अंदर होता है। तो ये हो गया इसका गेट वाला टर्मिनल, तो जो N चैनल होता है इसका जो एरो होता है ये अंदर की ओर होता है। ठीक है, और P चैनल का एरो जो होता है वो बाहर की ओर होता है। तो ये हो गया इसका गेट वाला टर्मिनल, और ये हो गया इसका ड्रेन, ये हो गया इसका सोर्स। उसी तरह P चैनल का भी उसी तरह होता है, लेकिन जो एरो होता है वो बाहर की ओर होता है। ये हो गया गेट, ठीक है दोस्तों। ये जो MOSFET होता है ये हम यूज करते हैं हाई करंट में, जैसे कि हो गया हमारा इन्वर्टर सर्किट,
या फिर जहाँ पर करंट एम्पेयर में फ्लो होता है, जो कि ज़्यादा एम्पेयर होता है, जहाँ पर हाई करंट फ्लो होता है वहाँ पर हम मॉसफेट का यूज़ करते हैं। अगर लो करंट होता है तो वहाँ पर हम नॉर्मल ट्रांजिस्टर का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हाई करंट होता है तो वहाँ पर हम मॉसफेट का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ये भी उसी तरह एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये एक बीजेटी का ट्रांजिस्टर है। हमने ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बात कर लिए, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। इसे भी हम एक तरह का ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायोड में एक फोटो डायोड था जो कि IR रेडिएशन पर वर्क करता था। तो उसी तरह ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी IR रेडिएशन, आपने देखा होगा फोटो डायोड, जो फोटो डायोड था वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर लेता है, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर लेता है, वो चाहे 0 हो या फिर कुछ मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो, वो रिसीव कर लेता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो जो ट्रांजिस्टर है फोटो डायोड का, इसे हम बोलते हैं T-SOP, ठीक है। ये T-SOP IR रिसीवर है और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये उसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सकता है। अगर उसके बाद उससे ज़्यादा या फिर कम का फ्रीक्वेंसी आता है तो ये रिसीव नहीं करेगा, इसलिए हम इसको टीवी और रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के बारे में हमने कुछ बेसिक नॉलेज ले लिया है, तो अभी हम आगे का देखते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं आईसी के बारे में, जो कि होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो ये जो आईसी होता है, आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर मिलियन एंड बिलियन में इसके अंदर ट्रांजिस्टर होता है। अगर आप कुछ मिलियन ट्रांजिस्टर यूज करके एक सर्किट बनाना चाहते हो तो वो जो सर्किट होता है वो बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन अगर आप उसके जगह एक छोटा सा आइस ले लेते हो तो वहाँ पर बहुत ही जगह बच जाएगा, ठीक है, वो सर्किट बहुत ही छोटे में हो जाएगा। तो इसीलिए हम आइस का यूज करते हैं और आइस का जो आउटपुट होता है वो बहुत ही एक्यूरेसी होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आइस के जरिए हम उसको आसानी से बना सकते हैं। और आइस हमारे पास बहुत तरह का होता है, जैसे कुछ ऑडियो आइस हो गया, कुछ डिजिटल आइस हो गया, कुछ माइक्रो प्रोसेसर, या फिर कुछ हमारे पास है माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं आपको आइस दिखा रहा हूँ, ये LM386 का एक ओपन आइस है जो कि ऑडियो एम्पलीफायर में वर्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका है 8 टर्मिनल है और इसका जो टर्मिनल होता है ये 1 2 3 4 में गिना जाता है। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा वाला पिन 1 नंबर का है और कौन सा वाला पिन 8 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू शेप का एक कटिंग है। तो ये जो यू शेप का जो कटिंग है, इसके पास जो टर्मिनल होता है, ये वाला जो टर्मिनल होता है, इसे हम लेते हैं 1, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर एक यू शेप का कटिंग है तो इसको हम कुछ इस तरह गिनकर जाएंगे, ठीक है। इधर से स्टार्ट होगा और इधर एंड होगा। तो इसके पास अगर टर्मिनल है इसे हम लेते हैं 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका 8 टर्मिनल है तो हम इसको कुछ इस तरह से गिनते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है। और हर एक आईसी का कुछ अलग और वर्क होता है, कुछ अलग फ्रिक्वेंसी होता है और इसका जो टर्मिनल वो भी अलग अलग होता है। तो उन सब के लिए हमें इसके डाटा सेट को चेक करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या वर्क करना है उसके लिए हम कितना फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इनपुट आउटपुट का कितना पिन है, तो उसी के हिसाब से हम आइस का यूज करते हैं। उस सब के बारे में आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, जहाँ पर हम पूरी एक क्लास लेंगे आइस के बारे में बात करने के लिए, आइस से कैसे हम एक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप दूसरे आइस की बात करो, ये एक 4017 का आइस है, इसे हम यूज करके LED चेसर बना सकते हैं, ठीक है। डेंसिंग लाइट भी बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके यूज़ करके हम बना सकते हैं। और इसका जो पिन है इसको भी हम उसी तरह गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यू शेप यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 16, ठीक है दोस्तों। और इसका जो सिंबल है वो इस आइस की तरह ही होता है, तो कुछ इस तरह का होता है। या फिर कई कई जगह पर सिर्फ एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल आइस के बारे में बात कर लिए। तो ये बात करते हैं हम, ये है एक माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है
इसके अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग डालते हैं, जैसे कि हमारा होता है CPU, तो उसी तरह ये वर्क करता है। इसके अंदर भी कुछ RAM है, कुछ ROM है, ये भी एक CPU की तरह ही वर्क करता है। इसमें हमें कुछ कोडिंग लिखना होता है तभी जाके ही वर्क करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक आता है आर्डिनो बोर्ड, उसी में हम एक माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये एटमेगा 32 का माइक्रो कंट्रोलर है, और इसका भी कुछ इनपुट और आउटपुट वाला पिन है, और इससे भी बड़ा वाला माइक्रो कंट्रोलर होता है, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 32 बाइट का होता है। ठीक है, और इन सब को सिंबल भी कुछ इसी तरह ही होता है। तो दोस्तों ये जो आप सामने जो देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर की तरह या फिर मॉसफेट की तरह दिख रहा है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट कुछ भी नहीं है। इसे हम आइस बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आइस। ठीक है, तो उसी तरह ये भी एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटिंग आइस। ये जो आइस है ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 7809, यानी कि ये जो आइस है ये रेगुलेटिंग करके हमें 9 वोल्ट का आउटपुट देगा। और इसका जो 3 टर्मिनल है, ये इसका इनपुट का, ये इसका आउटपुट का, और ये इसका कॉमन का, और इसका जो सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया इसका कॉमन, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, और यहाँ पर लिखा हुआ होता है इसका कुछ कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 78 एंड X, मतलब कि 78 इसका नॉर्मल कोड हो गया। आपको कितना वोल्ट आउटपुट चाहिए, अगर आपको 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो इसके लिए आप यूज करोगे 7805। अगर आपको 12 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो आप यूज करोगे 7812। अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो आप यूज करोगे 7809। ये क्या करता है, इससे वोल्टेज को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर समझ लीजिए मैं ले रहा हूँ 7805 का, अगर मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का इनपुट देता हूँ तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, इधर के साइड में अगर 12 वोल्ट से 15 वोल्ट भी हो जाए या फिर 9 वोल्ट हो जाए तो यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट ही आउटपुट मिलेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटिंग आइस। और इसका जो करंट कैपेसिटी होता है वो होता है 1 एम्पेयर का, इसको आप मैक्सिमम 1 एम्पेयर तक की यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये हो गया इसका इनपुट का, ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया इसका कॉमन का। तो हर किसी वोल्टेज रेगुलेटिंग आइस का सेम ही टर्मिनल होता है। तो दोस्तों अभी मैं एक और कंपोनेंट के बारे में आपको बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं STR, जो कि SMP सर्किट में या फिर पावर कंट्रोल सर्किट में यूज होता है। और इसका जो नेम है वो है STR। STR मतलब स्टैटिक स्ट्रिप रिलीज। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिप रिलीज है इसका नाम, और इसको हम यूज करते हैं पावर आइस की तरह, जो कि एक SMP सर्किट में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, जैसे कि टीवी में यूज होता है। एक जो CRT होता है, CRT ट्यूब को एक्टिवेट करने के लिए जो हाई वोल्टेज होता है, उस हाई वोल्टेज के लिए हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, तो उसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये वर्क होता है। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करके एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है, जिससे CRT का जो ट्यूब होता है वो एक्टिवेट होता है। दोस्तों अभी हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्रिस्टल ऑसिलेटर है। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये होता है इसका सिंबल, जो कि होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। और इसका काम क्या होता है, ये जब भी हम इसको सप्लाई देंगे, ये इसके अंदर जो क्रिस्टल होता है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, जिसके वजह से हमें फ्रीक्वेंसी का आउटपुट मिलता है। और ये कितना फ्रीक्वेंसी हमें देगा, आउटपुट देगा, ये लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। ठीक है, ये जो छोटा वाला देख रहे हो ये आपका यूज होता है घड़ी में, जो कि वॉच होता है डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो, उसमें यूज होता है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर, एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। या फिर आप देख सकते हो जो कि ऑर्डिनो बोर्ड आता है, या फिर बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पर हमें कुछ फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होता है, वहाँ पर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। यह हमें फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और ये आपको मार्केट में बहुत ही कम रेट 30 या 40 रुपये या फिर 50 रुपये का मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडक्टर के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे इंडक्टर हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा किसका कौन सा नेम है और
किस इंडक्टर हम कहाँ पर यूज करते हैं और इंडक्टर हम किस लिए यूज करते हैं, इंडक्टर का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है। तो इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा बेसिक इंडक्टर है। ठीक है, ये हो गया इंडक्टर। और अगर आप एक वेरिएबल इंडक्टर लेना चाहोगे तो वो कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, जो कि होता है वेरिएबल इंडक्टर। ठीक है, अगर आप प्रीसेट इंडक्टर लेना चाहोगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया प्रीसेट इंडक्टर, यह है वेरिएबल इंडक्टर, और यह होता है हमारा नॉर्मल इंडक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 इंडक्टर होता है। उसके बाद हम उसके अंदर से कुछ क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि ये इंडक्टर कितने टाइप्स का है, ये इंडक्टर कितने टाइप्स का है, और ये इंडक्टर कितने टाइप्स का है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँगा इस वाले इंडक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे इंडक्टर है, तो आपको पहले मैं बताता हूँ इस वाले की। तो ये जो इंडक्टर आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं एआर कोर। ये जो इंडक्टर आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं एआर कोर इंडक्टर, मतलब कि इसके अंदर किसी तरह का कोई कोर नहीं है और इसके अंदर सिर्फ एआर ही होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एआर कोर इंडक्टर। और इस इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी में, और इसका जो हेनरी कितना होगा उसके कैलकुलेशन के लिए हमें यूज करते हैं इसका डायमीटर कितना होता है, वायर का थिकनेस कितना होता है, और कौन सा कोर ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका हेनरी। तो उस सब मैं कैलकुलेशन आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इंडक्टर जो होता है बेसिकली ये काम करता है एसी रेजिस्टेंस, हम इसको कह सकते हैं। इंडक्टर को हम एक एसी रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एसी को अपोज करता है और डीसी को ये पास करवाता है। ठीक है, अगर आप एक इंडक्टर को एसी सप्लाई दोगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उसको ये अपोज करेगा। लेकिन अगर आप यहीं पर डीसी सप्लाई दोगे तो ये जो इंडक्टर है ये डीसी को अपोज नहीं करेगा, ये डीसी को जाने देगा, भाई तू चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। ठीक है, ये सिर्फ डीसी को अलाउ करता है और एसी को ये अपोज करता है। और ये इंडक्टर हम यूज करते हैं कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में, रेडियो ट्रांसमिशन में, वायरलेस ट्रांसमिशन में, और कुछ फिल्टर वगैरह में भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इंडक्टर कितने टाइप्स का है। तो पहले मैंने आपको बता दिया यह है एआर कोर इंडक्टर। तो अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये जो इंडक्टर आप देख रहे हो ये आपको एक ट्रांसफार्मर की तरह दिखता होगा, लेकिन ये एक इंडक्टर है। ठीक है, और ये जो इंडक्टर है इसको हम बोलते हैं फेरिट कोर इंडक्टर। ये जो कोर आप देख रहे हो इसके बाहर की ओर, ये इसे हम कहते हैं ये फेरिट कोर। ठीक है, ये एक मटेरियल है फेरिट, इसका नाम होता है। तो ये फेरिट कोर यूज किया हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं फेरिट कोर। इसके अंदर कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ वाइंडिंग होता है और ये होता है फेरिट कोर। ठीक है, ये कुछ इस तरह का लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर ये वाइंडिंग होता है और इसके ऊपर ये लगा होता है ऐसे, और वाइंडिंग का 2 टर्मिनल निकलता है, स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का। तो जो 4 आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो 4 आप देख रहे हो, इन चारों में से सिर्फ हमें 2 ही चाहिए, जैसे कि ये है स्टार्टिंग का, ये है इसका एंडिंग का। तो ये इंडक्टर हम कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। तो अभी हम पहले इन सब का टाइप्स जान लेते हैं, फिर जानेंगे इनका ऑपरेशन। और ये जो इंडक्टर आप देख रहे हो ये आपको बहुत सारे सर्किट में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3.0 मिली हेनरी। ठीक है, इसका वैल्यू है 3.0 मिली हेनरी। और ये जो इंडक्टर आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बॉबिन इंडक्टर। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है, एक बॉबिन होता है जिसके ऊपर वायर रैप किया होता है। और भी एक इंडक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं टोरिडल इंडक्टर। ये कुछ इस तरह का होता है और आपने देखा होगा कई तरह का सिर्फ 2 ही टर्मिनल निकलता है एक ही वायर को पूरी यहाँ पर आप करने के बाद 2 टर्मिनल। और आप देख सकते हो यहाँ पर 6 टर्मिनल निकला हुआ है क्योंकि यहाँ पर 3 कॉइल का यूज किया हुआ है, और इसे हम बोलते हैं टोरिडल इंडक्टर। और ये जो आप देख रहे हो ये आपको कुछ रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी एक तरह का इंडक्टर है। और इसे हम बोलते हैं एक्सियल इंडक्टर और कलर रिंग इंडक्टर। और इसका जो वैल्यू है उसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसके कलर कोड जानना होगा, तभी जहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका जो कलर कोड है ये मैं आगे आपको ज़रूर वीडियो में बताऊंगा। और एक आता है आयरन कोर इंडक्टर। ये एक आयरन कोर इंडक्टर है जो कि एक ट्रांसफार्मर भी होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बेसिकली एक आयरन कोर इंडक्टर होता है। यहाँ पर ये कुछ आयरन की प्लेट हैं। ठीक है, ये लैमिनेटेड है, आपस में कनेक्शन भी नहीं है। ये एक प्लेट जो आप देख रहे हो ये एक प्लेट है,
ये इसको बार्निश से लैमिनेशन करा होता है, फिर एक प्लेट को इसके साथ कनेक्शन जॉइंट करते हैं। तो ये होता है आयरन कोर। तो अभी बात करते हैं कौन सा इंडक्टर कहाँ पर यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर बात करें इस आयरन कोर इंडक्टर की, तो ये जो आयरन कोर इंडक्टर होता है इसे हम लो फ्रिक्वेंसी में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया कुछ लो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्टर, या फिर कोई छोटा मोटा एम्पलीफायर जहाँ पर लो वोल्टेज का काम जहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी का काम होता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं इस आयरन कोर को। ठीक है, जहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी का डिवाइस होता है, जैसे कोई एम्पलीफायर, कोई टेप वगैरह, कोई म्यूजिक सिस्टम हो या फिर कुछ भी हो, जहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी का काम होता है वहीं पर हम यूज करते हैं ये आयरन कोर इंडक्टर। ठीक है, और आयरन कोर इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये यहाँ पर ज़्यादा होता है। और अभी हम बात करते हैं फेरिड कोर। जो फेरिड कोर होता है इसे हम यूज करते हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी होता है वहीं पर हम इस फेरिड कोर को यूज करते हैं। जैसे कि आप मान लो एक फ्लाईवे ट्रांसफार्मर जो कि आपके टेलीविज़न पर यूज होता है, जो कि पहले आता था CRT टीवी, जिसमें CRT का यूज़ किया जाता था। उसमें क्या होता था, एक फ्लाईवे ट्रांसफार्मर होता था, उस फ्लाईवे के मदद से हम 230 वोल्ट को 16 kV वोल्ट में कन्वर्ट करते थे। तो वहाँ पर क्या यूज होता था, ये फेरिड कोर यूज होता था। फेरिड कोर बेसिकली यूज होता है जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी का बात आता है। ठीक है, और ये जो बॉबिन इंडक्टर आप देख रहे हो इसे भी हम मीडियम रेंज की फ्रिक्वेंसी पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फेरिड कोर होता है उसे हम हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं। जो टोरॉइडल इंडक्टर आप देख रहे हो इसे भी हम हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं। ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक कपल क्रिएट करता है अपने में। ठीक है, और इंडक्टर को हम यूज कर सकते हैं अपने फिल्टर सर्किट में, या फिर कहीं पर वोल्टेज को बूस्ट करना हो। ठीक है, और इंडक्टर जो होता है ये बेसिकली एक तरह का स्टोरेज डिवाइस भी होता है। जैसे कि कैपेसिटर और बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है, उसी तरह ये इंडक्टर जो है ये भी कुछ तो एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन ये सर्टेन टाइम के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं होता है। तो अभी इन सब का थोड़ा सिंबल देख लेते हैं कैसा होता है। तो ये सिंबल आपने देखा, ये जो होता है ये होता है एयर कोर का, एयर कोर इंडक्टर। अगर हम फेरिड कोर इंडक्टर की बात करें तो फेरिड कोर इंडक्टर कुछ इस तरह का सिंबल होता है। अगर आप आयरन कोर की बात करें तो आयरन कोर इस तरह का होता है। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक नॉलेज इंडक्टर के ऊपर। तो जब हम इंडक्टर के ऊपर एक अलग सा क्लास करेंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे इंडक्टर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और कौन सा इंडक्टर हमें कहाँ पर यूज़ करना है, और इंडक्टर को लेके कैसे हम एक सर्किट बना सकते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी जो वीडियो चल रहा है ये हमारा बेसिक जानने के लिए, तो बेसिक में बस इतना ही जानना ठीक रहेगा। तो अभी बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपोनेंट के बारे में, इसे हम बोलते हैं बोजर। ठीक है, बोजर बड़ा भी आता है और छोटा भी आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर छोटा दिखा रहा हूँ। तो बोजर जो होता है इसका भी दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। जो बड़ा वाला आप देख रहे हो इसे बोलते हैं पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। और पॉजिटिव का साइन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप जब भी बोजर को सप्लाई दोगे तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी पर एक साउंड निकालेगा। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक प्लेट होता है, इसके अंदर कुछ इस तरह का प्लेट होता है। ठीक है, जब भी आप इसको सप्लाई दोगे तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी पर एक साउंड जनरेट करता है। और ये जो पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल, ये जो बोजर आप देख रहे हो, इसे आप एक क्रिस्टल ऑसिलेटर तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अपना आप ही एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेता है। और इस बोजर का आप यूज करके एक छोटा सा इन्वर्टर भी बना सकते हो, जो कि मैंने बनाया है और वो मेरे दूसरे चैनल पर है। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो इन्वर्टर कैसे बना हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। और दोस्तों जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, अगर आप इसे प्रेस करोगे, ठीक है, अगर आप इसे प्रेस करोगे तो इसके अंदर से कुछ वोल्टेज भी जनरेट होता है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करूँगा तो इसमें से कुछ वोल्टेज भी निकलेगा। और इसे आप यूज करके कोई नॉक एक्टिवेट, डोर अलार्म, या फिर नॉक स्विच, या फिर वाइब्रेशन अलार्म, वाइब्रेशन एक्टिवेट सेंसर आप बना सकते हो, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर बनाया हुआ है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका जो सिंबल कुछ इस तरह का होता है। और इसका जो सिंबल कुछ इस तरह का होता है।
ये होता है ब्राउज़र का सिंबल। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में। हम बात करते हैं इसके बारे में। ये बहुत छोटा दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे ये कोई आइस है, लेकिन ये कोई किसी तरह का कोई आइस नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट ये नहीं है। इसे हम बोलते हैं ऑप्टो कपलर। ठीक है, ऑप्टो कपलर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक एलईडी, ठीक है, एलईडी और एक एलडीआर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर हम एक एलडीआर और एक एलईडी को कंबाइन कर दे तो जो बनेगा वो ऑप्टो कपलर की तरह वर्क करता है। ठीक है, ऑप्टो कपलर का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर वर्क करता है इस तरह ये भी वर्क करता है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का होता है, बता देता हूँ आपको मैं। अंदर एक एलईडी होता है, ये हो गया एक एलईडी, और इसके अंदर एक फोटो डायोड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको इनपुट दे दिया और यहाँ से मुझे आउटपुट लेना है। अगर मैं इसको कुछ सप्लाई देता हूँ, इस टर्मिनल में अगर मैं कुछ सप्लाई देता हूँ तो क्या होगा, एलईडी ग्लो करेगा। और एलईडी ग्लो करते ही इसके अंदर ये जो फोटो डायोड है, या फिर आप एलडीआर भी बोल सकते हो, जो एलडीआर या फिर जो फोटो डायोड है जो कि लाइट को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद जो क्या होगा, ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी मदद से ये सप्लाई इधर से इधर को आ जाएगा। अगर मैं यहाँ का सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देता हूँ तो एलईडी ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सप्लाई इधर से इधर आ रहा था वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्टो कपलर कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, और ये भी एक आता है जो 3 टर्मिनल वाला ऑप्टो कपलर है, ये एक ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करता है। और देख सकते हो जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये इसका 1 नंबर पिन। ठीक है, आपको इधर में से कोई 2 पिन का यूज करना होगा और इधर से 3 या फिर 2 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया इसी प्रिंसिपल पर सारे ऑप्टो कपलर वर्क करते हैं। आप एक ट्रांजिस्टर की जगह ऑप्टो कपलर को भी यूज कर सकते हो। आगे मैं आपको जब इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कहाँ पर और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्टो कपलर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। दोस्तों अभी हम इस कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। इसे हम कहते हैं माइक, जो कि होता है एक माइक्रोफोन, और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं माइक। ठीक है, तो दोस्तों जो माइक होता है इसका काम क्या होता है, ये साउंड सिग्नल को, एक वॉइस को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर मैं साउंड को मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो हमें पहले साउंड को क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि सिर्फ हम साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत होता है। हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए ही साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना होता है। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पाने के लिए जो वॉइस होता है उसको हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये माइक। ठीक है, और ये जो माइक होता है इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ब्राउज़र की तरह ही मिलता है, और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक, तो ये जो माइक होता है इसका 2 टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। तो जब भी आप इसमें कुछ साउंड दोगे, ठीक है, तो इधर से एक वोल्टेज जो कि बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो वोल्टेज यहाँ से निकलेगा। ये क्या करता है, आपको साउंड को लेता है और उसे एक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, और ये आपका एम्पलीफायर वगैरह में या फिर माइक्रोफोन आपके मोबाइल में या फिर ब्लूटूथ में जिसमें आपको साउंड की ज़रूरत होता है, साउंड ट्रांसमिशन की ज़रूरत होता है, उसी में हम इसको यूज करते हैं। तो अभी हम दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, इस रिले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो रिले है, तो दोस्तों आपके घर में स्विच बोर्ड होगा जहाँ से आप लाइट फैन को ऑन ऑफ करते हो। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्विच को ऑन करने के लिए हम वहाँ पर प्रेशर का अप्लाई करते हैं। अगर हम प्रेशर देते हैं तो वो स्विच ऑन होता है। ठीक है, तो वो जो स्विच होता है वो मैकेनिकल स्विच होता है, जो कि एक प्रेशर से ऑन ऑफ होता है। लेकिन ये जो रिले होता है ये भी एक
इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिकली स्विच, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से अप्लायंस को ऑन ऑफ करवाता है। ये भी एक स्विच की तरह ही वर्क करता है। जब भी आप इसको सप्लाई दोगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसके साथ जो भी कनेक्ट होगा उसको ये ऑन कर देगा। ठीक है, हमारे जो घर पे जो स्विच होता है वो मैनुअली ऑपरेट होता है और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। और इसमें आप देख सकते हो 5 टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5। ये जो दोनों आप देख रहे हो जो दो साइड का है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक कॉइल होता है उसका 2 टर्मिनल होता है और ये जो दोनों पॉइंट है उसी का है। जब हम इन दोनों में जब हम सप्लाई देंगे तो ये जो रिले है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो है होता है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये इसका कॉमन पॉइंट। ठीक है, जब भी हम यहाँ से सप्लाई देंगे और इन दोनों से हमें आउटपुट लेना होगा। तो हमारे वर्किंग के रिक्वायर्ड के हिसाब से अगर हम चाहते हैं कि जब रिले ऑफ हो तभी हमें सप्लाई मिले तो इधर से लेना होगा। अगर हम चाहते हैं कि जब रिले ऑन हो तब हमें सप्लाई मिले तो हमें यहाँ से लेना होगा। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज होता है इसके साथ, और ये जो पॉइंट है नॉर्मली ओपन होता है। जब भी हम रिले को ऑन करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है इधर से डिस्कनेक्ट होगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो रिले कुछ इस तरह का वर्क करता है। और रिले का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर एक कॉइल होता है। ठीक है, एक आयरन कोर इंडक्टर कॉइल होता है इसके अंदर। तो ये हो गया मैग्नेटिक कॉइल। एक आयरन कोर भी होता है, तो ये हो गया आयरन कोर। और ये जो 2 पॉइंट दोनों साइड के मैंने बताया, ये हो गया उसका, मान लो कॉइल 1 एंड कॉइल 2 का। ठीक है, तो अभी इसके अंदर कुछ पॉइंट होता है। ये हो गया इसका कॉमन पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये वाला इसका हो गया NC नॉर्मली क्लोज, ये इसका नॉर्मली ओपन। जब भी रिले एक्टिवेट होगा तब कॉमन पॉइंट जो है यहाँ पर टच करेगा। तो रिले का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। आपका 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में ऑपरेट होता है। ये एक छोटा रिले है जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इससे बड़ा वाला रिले भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, कुछ सेंसर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह का नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ, जहाँ पर हम रोबोट बनाना और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों।